हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर ये लो बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उसने ले हर गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं,
वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सर
एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। जिंदाबाद जिंदाबाद
अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे तू हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, ये दुश्मनों का सर, ये वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया।
अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जी मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं वो जज्बात बयान कर सकूं जो वीडियो देखते हुए मुझ पर गुजर रहे थे। किस तरह हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करके एक आज़ाद मुल्क दिलवाने के लिए इतनी ज़्यादा लंबी जदोजहद की 1857 मई 1857 में इस जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ था, जो 1947 में जाके ख़त्म हुई। 90 बरस की जद्दोजहद मुसलसल थी, जिसमें हर एक ने अपने हिस्से का पूरा योगदान दिया और इसमें कोई भी पीछे नहीं रहा, चाहे कोई हिंदू था, चाहे कोई मुसलमान था, चाहे कोई पठान था, चाहे कोई पंजाबी था। ईस्ट इंडिया में बंगाल से लेकर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और उसके बाद लाहौर, जहाँ तक कि ऊपर पेशावर तक का भी वो वाक़या दिखा रहे थे जिसमें ब्रिटिश के जालिम सरकार के हाथों कई बेगुनाह लोग मारे गए थे। तो इसमें सब ने अपने हिस्से की पूरी कुर्बानी देने की कोशिश की और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद बिल आखिर ब्रिटिश को इस खित्ते से निकाल बाहर करके एक आज़ाद हिंदुस्तान और आज़ाद पाकिस्तान मार्जे वजूद में आए। मंगल पांडे की पहली गोली जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की बुनियाद रखी, वो इस पूरी तारीख़ में सबसे बुनियादी हैसियत रखती है, जिसकी वजह वो बता रहे थे कि कारतूस में सूर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था और हिंदू और मुसलमान दोनों ही सूर की चर्बी के ख़िलाफ़ थे। लेकिन मंगल पांडे की पहली गोली जो पुलिस ऑफिसर पर चलाई गई, उसने आगे चल के हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवा दी। फिर हिंदुस्तान के नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक हर एक ने अपने हिस्से का काम करते हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का सिलसिला शुरू कर दिया। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट उस वक्त आया जब 1905 में ब्रिटिश ने बंगाल की पहली पार्टीशन की और उसके तहत बंगाल को दो मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा मगरबी बंगाल, जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, उसे मगरबी बंगाल बना दिया, और जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी उसे मशरकी यानी ईस्ट बंगाल बना दिया। इस तकसीम की वजह से भी दरअसल अंग्रेज़ चाहते थे कि बंगाल जो सबसे खुशहाल तरीन खित्ता था उसको वहाँ से कोई बगावत ना उठे, क्योंकि उनको यकीन था कि अगर यहाँ से कोई बगावत उठी तो पूरे हिंदुस्तान में उसको संभालना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने के लिए जो पहला मंसूबा बनाया वो तकसीम बंगाल की सूरत में ही 1905 में सामने आया था। लेकिन फिर बंगाल के गैरतमंद लोगों ने और आज़ादी के इन दीवानों ने ब्रिटिश की इस तकसीम को पाँव की नोक के ऊपर रखते हुए बिल्कुल ठुकरा दिया और फिर बिल आखिर 1911 में ब्रिटिश को अपनी ये पार्टीशन
वापस लेना पड़ी। असम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, कोई भी इंडिया का खित्ता उठा के देख लें, कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पर आज़ादी के मतवालों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद ना की हो ब्रिटिश के ख़िलाफ़। सबकी मिसाली कुर्बानियाँ थीं और सब ने अपने अपने हिस्से का पूरा काम किया। इसके साथ साथ वो झांसी की रानी का वाक़या बता रहे थे, तो वो कितनी बहादुरी से मुतासर होकर उन्होंने सब कुछ किया और एक मर्द होने की तरह उन्होंने बिल्कुल जंग में आके गोरों का मुकाबला किया। लेकिन चंद एक ऐसे नाम जो आगे चल के हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे, उनमें से एक सरदार भगत का नाम भी याद रखा जाएगा। सरदार भगत सिंह जो सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ा दिए गए। 1907 में ये लायलपुर में पैदा हुए और 1930 या 31 में शायद सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। तो उनकी मौत का भी बहुत बड़ा हिस्सा यानी सरदार बरादरी की तरफ से भी पूरा हिस्सा दिया गया। इसके साथ साथ जो बैसाखी के दिन अप्रैल 1919 में जो जुल्म ढाया गया जनरल डेयर की तरफ से, वो उसने सही मायनों में आज़ाद हिंदुस्तान की बुनियाद रखती थी और उसके बाद हिंदुस्तानियों के पास कोई जवाब ही नहीं था कि उनके ऊपर ब्रिटिश काबिज़ हों। 380 से लेकर तकरीबन 1000 लोगों की हलाकत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो जलियांवाला बाग अमृतसर में जनरल डेयर के बदमाशी के हाथों हलाक किए गए थे। और सरदार उधम सिंह उन्होंने अपने मरने वाले इन 1000 लोगों का बदला 1940 में उस वक़्त लिया जब उन्होंने लंदन जाके 1940 में जनरल डेयर को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। 21 साल के बाद एक बहादुर सरदार भाई जिनका नाम उधम सिंह था, उन्होंने अपने सैकड़ों लोगों की जानों का बदला ले लिया। इसके साथ साथ अगर चंद एक और वाक़यात का जिक्र किया जाए तो मुझे तो गांधी जी का वाक़या बहुत ज़बरदस्त लग रहा था कि उन्होंने किस तरह एक साहिल समुंदर से नमक उठाया, नमक अपनी मुट्ठी में लिया और कहा कि ये नमक अंग्रेज़ सरकार की बुनियादें हिला देगा। गांधी जी का किरदार तो फिर सबसे ज़्यादा मरकज़ी था और गांधी जी की अमन पसंद पॉलिसियों की वजह से उन्हें वक्ती तौर पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि गांधी जी की पॉलिसियाँ बिल्कुल सच थीं। इसी तरह हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बहुत बड़ा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनका स्टैचू ऑफ यूनिटी आज दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। उन्होंने भी एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने हिंदुस्तान के और गुजरात के हज़ारों लाखों किसानों को जिस तरह प्लानिंग के तहत ब्रिटिश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो वो सच में बहुत ज़बरदस्त था। जिस तरह ब्रिटिश ने एक कहत साली वाले इलाके में भी टैक्सों का इजाफा कर दिया था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल की हिकमत अमली के तहत जिस तरह ब्रिटिश को किसानों के हाथों धूल चाटना पड़ी थी, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी थी। और आगे चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला भी बने थे। इन्हें यूनाइटेड इंडिया का बाप भी कहा जाता है और इन्होंने 562 रियासतों को मिलाकर मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बुनियाद डाली थी। इसके बाद अगर फर्दन एक किसी और शख्सियत का जिक्र किया जाए तो नेताजी बोस, सुभाष चंद्र बोस, उनका भी काम बिल्कुल ज़बरदस्त है। आज़ाद हिंद फ़ौज की उन्होंने बुनियाद रखी और इसने ही आगे चल के हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो सच में ये सारे बहुत बड़े नाम हैं। जवाहरलाल नेहरू देख लें, मोहनदास करमचंद गांधी देख लें, और मुसलमानों की तरफ से सबसे बड़े नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें। इस तरह फिर खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम मिल रहा था और सरदार भाइयों में भी हर एक ने अपना हिस्सा देने की पूरी कोशिश की। तो कुल मिला के इस वीडियो में यही दिखाया गया था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त ना तो कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, और सब ने मिलकर हिंदुस्तान के इस खित्ते को आज़ाद करवाने के लिए ब्रिटिश के ख़िलाफ़ अपने बराबर का हिस्सा दिया था। लेकिन अफसोस कि जब अंग्रेज़ इस खित्ते से चले गए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग दो ममालिक की सूरत में सामने आए, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने मामलात को दुरुस्त नहीं कर पाए। एक ऐसी कौम जिन्होंने दुनिया की सुपर पावर को अपने देश से निकाल बाहर किया, जब वो खुद आज़ाद हुए तो वो आपस में ना चल सके, इस चीज़ का अफसोस दोनों ममालिक के लोगों को रहता है। और आज यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। 3 या 4 बार ये कौमें आपस में जंगें लड़ चुकी हैं। आज नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ के जो सबसे ज़्यादा घटिया किरदार अदा करता है वो यहाँ का और वहाँ का मीडिया है, जो किसी भी चीज़ को मस्बत दिखाने को, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इमेज दिखाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और रही सही कसर सोशल मीडिया पर नफ़रतें फैलाकर पूरी कर दी जाती है। तो कैसे जिस तरह हमारे बड़ों ने बिल्कुल एक होके बगैर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के फ़र्क के ब्रिटिश को निकाल बाहर किया था, लेकिन जब हम अलग अलग हुए तो फिर हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये भी बहुत गलत बात है। और आज आज़ादी के इस दिन के मौके पर पाकिस्तान वालों को भी, इंडिया वालों को भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि अगर हम मिलके दुनिया की सुपर पावर ब्रिटिश को निकाल बाहर कर सकते हैं, तो फिर अपनी गुर्बत को, पसमानदगी को, अपने लोगों की बेरोज़गारी को और अपने लोगों के दीगर मसाइल को क्यों नहीं कर पा सकते। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया को अपने सफारती तल्लुकात जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके
बेहतर करने चाहिए और अपनी दुश्मनियों को पीछे रखते हुए अपनी आवाम को आगे रखना चाहिए, ताकि दोनों सरहद के दोनों तरफ के 162 करोड़ आवाम की ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा किया जा सके और जो कुर्बानियाँ देने वाले हमारे बड़े थे उनकी रूहों को चैन दिया जा सके। कुर्बानी देने वालों की रूहें आज हमसे तकाजा कर रही हैं कि हम किसी तौर भी हिंदू मुस्लिम लड़ाई में पढ़ के या पाकिस्तान इंडिया लड़ाई में पढ़ के अपने इस अजीम मकसद से पीछे ना हटें कि कभी हमारा ये खित्ता दुनिया का सबसे अजीम खित्ता हुआ करता था और ब्रिटिश तो बाहर से आए हुए लुटेरे थे जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के नोच डाला, मुआशी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी नोच डाला और हमें बिल्कुल ग़ुलाम बना के छोड़ दिया। लेकिन आज फिर से एक वक्त है आगे बढ़ने का और हकीकी मायनों में आज़ादी हासिल करने का, वो आज़ादी जो गुर्बत के ख़िलाफ़ हो, पसमानगी के ख़िलाफ़ हो, जहालत के ख़िलाफ़ हो, नफ़रत के ख़िलाफ़ हो। और ऐसी ज़िंदगी से अब हमें दूर जाना चाहिए जिसमें हम अपने दुश्मन की या अपने मुखालिफ का वजूद भी बर्दाश्त ना कर सकें। यही पैगाम है आज़ादी का, पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी, कि अमन के बीज बोएं, अमन की फसल काटें। नफ़रतों के बीज बोने से नफ़रतें ही काटी जाएंगी और इसका खमियाजा हमारे बाद आने वाले भी भुगतेंगे। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।